हेलो स्टूडेंट्स। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो यूनिट है उसमें बेसिकली आपकी मास, रमन और ईएसआर तीन नई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जोड़ी गई हैं। उनमें से मास को हमने डिस्कस कर लिया है, रमन को हम पढ़ने जा रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये जैसे आपके आईआर, एनएमआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी है, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है उसकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे, है ना, ठीक है। चलो मैं मेन चीज आपको बता देता हूं रमन में क्या होने वाला है। जैसे आप लोग आईआर में, यूवी में और एनएमआर में क्या करते हो, आप सैंपल के ऊपर रेडिएशन डालते हो, ठीक है। क्या करते हो, सैंपल के ऊपर रेडिएशन डालते हो। सैंपल के ऊपर रेडिएशन डालते हो तो सैंपल उनको एब्जॉर्ब करता है और कौन कौन सी रेडिएशन, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है ना, इस पर, उस फ्रीक्वेंसी पर पीक आती है स्पेक्ट्रम में, जिससे आपको पता लग जाता है कि भाई इस मॉलिक्यूल ने इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चरल पार्ट है कि नहीं है, वो सारी चीज पता लगती है। यानी कि मैं वापस बता दूं आपको, आईआर, एनएमआर और यूवी में आप एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की स्टडी करते हो। आपने मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन डाली तो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई आप उनकी स्टडी करते हो, यानी कि आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है उसको आप देखते हो, ठीक है। एब्जॉर्ब रेडिएशन की स्टडी करके फिर उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर निकालते हो, राइट। ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें आप मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन तो डालते हो, लेकिन आप जो स्पेक्ट्रा आता है आपका यहां पर, जो आप स्टडी करते हो वो एब्जॉर्ब रेडिएशन की नहीं करते, वो आप करते हो स्कैटर्ड रेडिएशन की, ठीक है ना। यानी कि रमन स्पेक्ट्रोमेट्री है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना क्या है, किस तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम सीखते चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ये जो आप एक काम कीजिए, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ देखने के बाद में उसके आप जो नोट्स हैं वो बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप इस लेक्चर में आओ, सीधा सीधा आपका 2 मिनट के अंदर, मतलब मेरा कहने का मतलब काफी कम टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेक्निक ज्यादा सही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा नया टॉपिक है, आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप एक अच्छा सा हेडिंग लगाइए, जैसे मैंने लगाया है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने हेडिंग लगा लिया, ठीक है, पीजी लेवल की यूनिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो मैंने कही थी आपको, मैं वापस वहीं से शुरू करूंगा कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली वो लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से डील करती है, न कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से। वही बात कह रहा हूं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात नहीं करते। स्कैटर्ड लाइट की स्टडी करते हैं, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की स्टडी नहीं करते, जिस तरह से आईआर, यूवी और एनएमआर में करते हैं। अब यहां पे जो पूरा मेन चीज है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा थोड़ा। आपका सबसे पहले तो मैं बता दूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आ गई, प्रकाश का प्रकीर्णन। और स्कैटरिंग है ना, बेसिकली ये केमिस्ट्री का शब्द नहीं है, तो इंग्लिश का शब्द है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप कैरम खेलते हो ना, कैरम, तो कैरम स्टार्ट करते हो तब आप उसकी जितनी भी वो सारी होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, गोटी बोलते हैं या कांटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। आप उनको बीच में रखते हो, बीच में रख करके फिर वो जो कैरम प्लेयर होता है वो उसको एक, वो जो थोड़ी बड़ी साइज का होता है उससे मारते हैं ना उंगली से, मेरे को नाम नहीं ध्यान इनके, ठीक है। तो उससे मारते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप उससे मारते हो तो वो जो बीच में रखी हुई जितनी भी गोटियां होती है ना वो फैल जाती हैं अचानक से। आप जोर से मारते हो तो वो फैल जाती है ना, उसको बोलते हैं बेसिकली स्कैटरिंग। वो स्कैटरिंग है, वो बिखर जाना, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बात हो गई, स्कैटरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके लिए नया शब्द नहीं है, पुराना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आसमान का जो रंग नीला होता है वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से।
बात आपको समझ में आ गई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। आप याद करो जरा, आप याद करो क्या आपका टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किस लिए था, किसकी वजह से था? लाइट की स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से था। ठीक है, तो चाहे आपका क्या हो, क्या बोलते हैं, आपका स्काई का ब्लू कलर हो, ठीक है, टिंडल इफेक्ट हो, ये सभी आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। सुन लीजिए अच्छी तरह से। तो स्कैटरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब आपको समझ में आ गया, प्रकाश का प्रकीर्णन, लाइट का फैल जाना नहीं, बिखर जाना ज्यादा सही शब्द होगा। ठीक है, तो अब आप बात को समझ गए कि जिस तरह से IR, आपकी NMR और आपकी यूवी में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की स्टडी करी गई थी, यहां पे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की स्टडी नहीं करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि स्कैटर्ड लाइट की स्टडी करेंगे। जो लाइट मॉलिक्यूल से टकराकर जिस लाइट की स्कैटरिंग हो गई, जो लाइट बिखर गई, उसकी हम स्टडी करने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यह सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ओके, अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, जिनको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको डिजाइन कर लिया है। ठीक है, नंबर वन तो हो ही चुका ना, नंबर 1 तो हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, तो ये आपका नंबर 1 था। ठीक है, अब आपका ये आ गया नंबर 2। नंबर 2 पॉइंट आप देखोगे तो इसमें एकदम साफ है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली रमन इफेक्ट पर बेस्ड है, रमन इफेक्ट पर बेस्ड है ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रमन इफेक्ट आप जानते ही हो किसने डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था आपके सीवी रमन और KS कृष्णन ने 1928 में, 1928 में इन दोनों ने किया था। और फिर बाद में जो आपके सीवी रमन था, इनका मेजर रोल था इसमें, उन्हीं को बाद में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करने के लिए। बात आपको समझ में आ गई? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करने के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। इसी रमन इफेक्ट पर ये आपकी जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि अब आप समझ गए होंगे रमन इफेक्ट क्या समझा रहा है। रमन इफेक्ट लाइट की स्कैटरिंग समझा रहा है। बात आपको समझ में आ गई? चलो मैं आपको बता देता हूं इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं। यस, अब मेरी बात को समझो जरा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका पॉइंट नंबर आ गया 3। क्या? जैसे आप कहते हो कि साहब IR स्पेक्ट्रोस्कोप में IR रेडिएशन यूज लेते हैं, आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में यूवी रेडिएशन यूज लेते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोप में रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यूज लेते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स को यूज लेते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप में कौन सी रेडिएशन यूज लेते हैं, कौन सी रेडिएशन डालते हैं हम मॉलिक्यूल के ऊपर? ये एक सवाल आना बहुत ही लाजमी है कि भाई यहां हम रेडिएशन कौन सी यूज लेंगे। तो यहां हम लोग फ्रेंड्स रेडिएशन जो यूज लेने वाले हैं वो हो गई आपकी विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये लो, रेडिएशन कौन से यूज लेंगे? विजिबल रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर डाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए। अब आप एक चीज देखो कि रमन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने के लिए, अब आप जैसे आप देखते हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, माइक्रोवेव में उसके आपके क्या बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। इसी तरह से आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, इसका भी मैं आपको बता दूं एकदम क्लियर कट कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है। ये लो, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, यानी कि वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है, होता है, मान लो आप, है ना। यानी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि रेडिएशन का क्या सोर्स यूज लोगे, क्या रेडिएशन का सोर्स यूज लोगे। तो देखो भाई बात ऐसी है कि जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इनिशियल फेज में थी, शुरू में, है ना, तब आपके जब मॉडर्न आपका रमन स्पेक्ट्रोमीटर नहीं आया था, तब मर्क्यूरी लैंप को यूज लेते थे। एक क्या बोलते हैं मर्क्यूरी लैंप को हम लोग यूज लेते थे,
है ना, ठीक है, रेडिएशन डालने के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी लैंप की जो रेडिएशन निकलती है उससे वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होती है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है। बेसिकली देखो, हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये हो गया, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये हो गया कि एक नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की नैरो रेंज, या हम बोलते हैं एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना, जिनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो। एक रेंज नहीं चाहिए हमें कि भाई इतने से इतनी रेंज तक ही हम रेडिएशन डालेंगे, नहीं, हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की रेडिएशन डालते हैं, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो शुरू में मर्क्यूरी लैंप यूज लेते थे, लेकिन अब जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें हम लोग लेजर यूज लेते हैं, लेजर लाइट। लेजर आप सुनते हो ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब कहीं जाते हैं तो कोई ये मेले लगते रहते हैं ना आजकल छोटे छोटे शहरों में, तो वो कहते लेजर लाइट, 10 रुपए की लेजर लाइट मिलती है ना, वो वाली लेजर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि लेजर लाइट है वो हम लोग रेडिएशन के सोर्स के रूप में यूज लेते हैं, और जो हीलियम और नियोन जो लेजर है वो जनरली यूज ली जाती है रमन स्पेक्ट्रोमीटर में, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि लेजर भी जो है ना वो पावरफुल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जनरेट करती है लेजर, इसलिए रेडिएशन के सोर्स के रूप में क्या यूज लेते हैं, लेजर यूज लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रमन स्पेक्ट्रोमीटर है वो बेसिकली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका लास्ट पॉइंट है कि जो रमन फ्रीक्वेंसी है, रमन फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हो गया कि एक जो स्पेक्ट्रम आता है, कोई भी स्पेक्ट्रम है, रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रम में जिन जिन फ्रीक्वेंसी पर पीक आ रही है, पीक का मतलब है रमन लाइंस आ रही है, ठीक है, तो उन फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रमन फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी कंपाउंड के लिए उसकी जो रमन फ्रीक्वेंसी है, सुन लीजिए, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस सब्सटेंस के लिए। किसी भी सब्सटेंस के लिए रमन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पर रमन लाइन्स अपीयर होती है, पीक आती है, वो फ्रीक्वेंसी उस सब्सटेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि वो उसके लिए यूनिक होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कंपाउंड का एक जैसा रमन स्पेक्ट्रम नहीं होता है, इसीलिए रमन स्पेक्ट्रा को मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी, यानी कि उसकी पहचान करने में भी यूज लेते हैं। रमन स्पेक्ट्रा को, उससे भी उस मॉलिक्यूल की पहचान करी जा सकती है, क्योंकि दो कंपाउंड का रमन स्पेक्ट्रा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो जो लाइंस होती है वो एक सब्सटेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। इतनी बात हो गई। ये हमने क्या किया, रमन जो आपका क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ बातें हमने समझने की कोशिश करी कि भाई हम बात किसके बारे में करेंगे, स्कैटरिंग की बात करेंगे। स्कैटरिंग होता क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बिखर जाना, मॉलिक्यूल से टकराएगा और बिखर जाएगा, और फिर बिखरी हुई रेडिएशन की हम लोग स्टडी करेंगे। एब्जॉर्ब्ड की नहीं करने वाले हैं हम इसमें। रमन, सीवी रमन जो थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी रमन इफेक्ट की, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक है। रेडिएशन का सोर्स क्या है, ट्रांजिशन कौन से होने वाले हैं, और रेडिएशन कौन सी यूज लेने वाले हैं, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, अब मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं रमन स्कैटरिंग जो है, जिसको मतलब जो रमन इफेक्ट जो है बेसिकली वो क्या है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट से रमन स्कैटरिंग। ये लो, मतलब जिसको जो हमारे सीवी रमन है ना, जिन्होंने समझाया था वो। अब मैं एक चीज आपको यहां बता देता हूं क्लियर कट, मैं वापस आ जाता हूं मैदान में। ओके, देखो भाई, बात ऐसी है, रमन जो स्कैटरिंग है ना वो सुन लो अच्छी तरह से। रमन इफेक्ट डिस्कवर नहीं हुआ था, स्कैटरिंग का नॉलेज तो उससे पहले भी था, ठीक है। लेकिन पहले एक कॉमन कॉन्सेप्ट था कि भाई स्कैटरिंग में लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, मतलब जो रेडिएशन मॉलिक्यूल से टकराएगी तो उस रेडिएशन का जो पार्ट स्कैटर्ड हो जाता है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि यदि कोई रेडिएशन आपने दी और वो मॉलिक्यूल से टकरा के स्कैटर हो गई, स्कैटर यानी कि वो बिखर गई, ठीक है, तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी। ये नॉलेज था पहले, बात को समझो, रमन इफेक्ट से पहले का नॉलेज बता रहा हूं अभी आपको। रमन ने क्या कहा, रमन ने कहा कि भाई ये जो कॉमन कॉन्सेप्ट पहले से चलता आ रहा है कि स्कैटरिंग में स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी वही रहती है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल रहे हो, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये कॉन्सेप्ट
पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि ये तो होता ही होता है, लेकिन साथ में लाइट के एक बहुत ही छोटे से पोर्शन की फ्रीक्वेंसी चेंज भी होती है। यानी कि उन्होंने ये शो किया कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ लाइट जो होती है ना, मोस्ट ऑफ लाइट आफ्टर स्कैटरिंग, मोस्ट ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन लाइट के एक बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन की फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग के बाद चेंज हो सकती है। ये रमन इफेक्ट है। तो ये पहली बार सीवी रमन ने बताया था कि स्कैटरिंग में लाइट की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा भी हो सकती है। यही रमन इफेक्ट है, और रमन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में जो रमन स्कैटरिंग में जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, उनकी पीक आई और उसके बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लग गई, तो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बन गई। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली रमन स्कैटरिंग पे बेस्ड है। रमन स्कैटरिंग क्या है? रमन इफेक्ट है, जो ये बताता है कि स्कैटरिंग के बाद लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो सकती है। तो अब आप समझ लो, जो पहले स्कैटरिंग चलती आ रही थी, पहले स्कैटरिंग का क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई आपका जो है वो चेंज नहीं होती है, इंसिडेंट और जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है। उसको बेसिकली रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेले स्कैटरिंग। और बाद में रमन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट, ठीक है। तो अब किस तरह से इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं रमन स्कैटरिंग को, वही मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं बेसिकली, ठीक है। अब आप इतना समझ लो कि ये हमने एक लेजर ली है। ये क्या लिया है? मैं इसको इधर से शुरू करता हूं ताकि इधर से हमें जगह मिले पूरी। ये हमने एक लेजर लिया है फ्रेंड्स, लेजर। ये लो, ये हमने एक आपका लेजर ले लिया। ये लो, ये लेजर ले लिया। ये इसमें से बहुत ही तेज रेडिएशंस निकल रही है। बात आप समझ में आ गई? ये आपकी है लेजर, ठीक है। इसमें से बहुत ही तेज रेडिएशन निकल रही है। ये आपका सैंपल है फ्रेंड्स। ये क्या है? सैंपल, ठीक है। तो मैं इसका सैंपल का जो है मैं वो लिख देता हूं, सैंपल क्या है, और इसके ऊपर ये रेडिएशन गिर रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सैंपल है ये आपका ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। क्या है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये लो, जो कि आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई? लेजर से ये जो लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ये बेसिकली एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मैं बहुत ही छोटा लिख रहा हूं क्योंकि वो बड़ा लिखते ही फिर क्या जगह कम बचती है पेज में। तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये हुआ कि एक ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं, सारी की सारी अलग अलग नहीं है, ठीक है। अब आप ये देख लो जरा, ये आपका सैंपल है, ठीक है। सैंपल पे रेडिएशन गिरी। अब हुआ क्या वो जरा समझ लो। हुआ, इससे लाइट जो है वो स्कैटर हो गई, चारों दिशाओं में क्या हुई? लाइट स्कैटर हो गई, यानी कि लाइट फैल गई। कैसे फैली? जरा समझ लो। ये मैं फैली हुई रेडिएशंस बना रहा हूं। ये लो, अब इधर तो जगह ही नहीं है, क्या करें, कोई बात नहीं। ये लो, ठीक है। ये मैंने ज्यादातर फैली हुई स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो रेडिंग से बना दी है। साथ में मैंने कुछ रेडिएशन, 1-2 मैंने ऐसे भी दिखा दी, जो क्या है कि मैंने अलग कलर की बनाई है। बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। ये जो स्कैटर्ड की जो ज्यादातर जो रेडिएशन है, जो रेड कलर की मैंने बताई है, वो बेसिकली आपकी कौन सी रेडिएशंस हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जो गिर रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग न्यू ओ से बता देते हैं। किससे? न्यू ओ, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ये जो स्कैटरिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू ओ और इज इक्वल टू न्यू एस, यानी कि यहां पर स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो, और ये जो रेड वाली की बता रहा हूं मैं, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी और आपकी इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। कौन सी स्कैटरिंग? रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, RAYLEIGH, रेले
स्कैटरिंग, इतना ही लिखूंगा मैं। रेले स्कैटरिंग में क्या होता है, रेले स्कैटरिंग में सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, सुन लो अच्छी तरह से, यानी कि जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। बात आपको समझ में आ गई। अब जो बहुत छोटा सा पोर्शन है, मतलब मैंने देखो ज्यादातर तो रेड से बनाई, यानी कि मोस्ट ऑफ स्कैटरिंग तो रेले स्कैटरिंग होती है, उनमें से एक बहुत ही थोड़ा सा पार्ट, उनमें से एक बहुत ही थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, बहुत ही कम, वो क्या होता है, बहुत ही कम रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज भी हो सकती है, यानी कि इनकी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस केस में स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वो स्कैटर्ड लाइट है, यानी कि देखो मैंने रेड और ये जो मैंने क्या बनाया है, पिंक जैसा कलर बनाया है ना, ये मैंने रेडिएशन बनाई है, ये मैंने बेसिकली स्कैटर्ड रेडिएशन है आपकी, ठीक है। स्कैटर्ड रेडिएशन में दो तरह की रेडिएशन मैंने बताई है, एक तो रेड कलर वाली, एक आपके पिंक कलर वाली, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर वाली जो मैं बना रहा हूं, ये वो रेडिएशन है जिसकी स्कैटरिंग होने के बाद में फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो स्कैटरिंग होने के पहले तो न्यू जीरो थी, उसके बाद में न्यू एस है, तो इनके न्यू जीरो नॉट इक्वल टू न्यू एस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर इसको हम कहते हैं रमन स्कैटरिंग। ये लो, ये आपकी रमन स्कैटरिंग है, यानी कि इसमें स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। वो आपकी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट रेडिएशन के सेम नहीं है, चेंज हो गई। तो ये आपकी रेले और आपकी क्या है, रमन स्कैटरिंग है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं, वो ये है कि रमन स्कैटरिंग इज मच वीकर देन रेले स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग बहुत ही वीकर है रेले स्कैटरिंग से। रेले स्कैटरिंग तो नॉर्मल स्कैटरिंग है जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। रमन स्कैटरिंग वो है जो बहुत ही कम होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, उसको रमन ने डिटेक्ट किया है, जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या 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 बोलते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से इक्वल नहीं होती, वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है, या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। बात आपको इतनी समझ में आ गई? ओके, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अच्छा ये मैंने आपको बताई दिया कि मोस्ट ऑफ तो रेले होती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में रमन होती है। तो रमन बेसिकली रेले स्कैटरिंग से बहुत ही वीक होती है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई? ओके, अब एक काम करते हैं फटाफट से, हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं, रेले स्कैटरिंग और रमन स्कैटरिंग को, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया सैंपल मॉलिक्यूल। ये लो, हमने लिया आपका सैंपल मॉलिक्यूल। सैंपल, ठीक है, सैंपल पे हमने रेडिएशन गिराई। ये लो, ये हमने रेडिएशन गिराई, हमने गिरा दिए फोटोन। फोटोन हमने सैंपल पे गिराई, ठीक है। फोटोन की एनर्जी आपकी कितनी है, एच न्यू जीरो, यानी कि ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है एच न्यू जीरो। हम जानते हैं न्यू जीरो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि न्यू जीरो हमारी वो फ्रीक्वेंसी है जो हम इंसिडेंट रेडिएशन के लिए यूज ले रहे हैं। इंसिडेंट का मतलब जो सैंपल पे गिरा रहे हैं वो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जैसे ही सैंपल पे आप फोटोन डालोगे, ठीक है, मतलब जैसे ही आपका जो फोटोन है वो सैंपल से टकराएगा, तो जो इनकी टक्कर है किसकी, आपके सैंपल की और फोटोन की, वो दो तरह की हो सकती है। सैंपल मॉलिक्यूल की और फोटोन की जो टक्कर है, जो कोलिजन है, वो दो तरह की हो सकती है। बात आपको समझ में आ गई? कौन कौन सी कोलिजन हो सकती है, जरा लिखते जाओ। एक हो सकती है आपकी इलास्टिक कोलिजन। ये लो, सैंपल मॉलिक्यूल और आपका फोटोन के बीच में कौन सी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। दूसरी कौन सी हो सकती है, दूसरी हो सकती है आपकी इन इलास्टिक कोलिजन। ये लो, अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो भाई ये इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर, वही है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है। अब इनका मतलब समझ लो जरा, इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें फोटोन सैंपल से टकराया लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, वो की वही रही स्कैटरिंग के बाद भी, मतलब सैंपल मॉलिक्यूल से टकराने के बाद भी उसकी एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी वो की वही रही। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इसमें इलास्टिक कोलिजन में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये लो, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन आपका फोटोन
एंड सैंपल मॉलिक्यूल। ये लो, मॉलिक्यूल और आपके फोटोन के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी वो इक्वल है किसके? स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के। यही बात हो गई, एनर्जी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो इक्वल है स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी के इक्वल। एक ही बात है, एक ही बात है। और जब ऐसा होता है, यानी कि इस तरह की स्कैटरिंग में जब ऐसा होता है तो ये जो इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से जो इस तरह की स्कैटरिंग हुई है जिसमें फोटोन की एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, उसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग, उसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। किसको? जब आपकी इंसिडेंट रेडिएशन और आपका जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी कि जब मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में होती है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वो टकराया और ऐसे की ऐसे चला गया, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में और फोटोन के बीच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। अब सुन लो, ये तो इलास्टिक कोलिजन तो वो है जो मोस्ट ऑफ होती है, यानी कि ज्यादातर इलास्टिक कोलिजन ही होती है। इन इलास्टिक कोलिजन तो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इन इलास्टिक कोलिजन बेसिकली 1 आउट ऑफ 10 टू पावर 6 कोलिजन, यानी कि 10 टू पावर 6 कोलिजन में से एक कोलिजन ऐसी होती है। अब इसलिए तो मैंने कहा था कि रमन जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही वीक है रेले स्कैटरिंग के कंपैरिजन में। बात आपको समझ में आई? ओके, अब इसको देख लेते हैं इनइलास्टिक कोलिजन को। तो बेसिकली जो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी एक्सचेंज होता है। एनर्जी एक्सचेंज, ये लो, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन फोटोन एंड सैंपल मॉलिक्यूल। ये लो, मतलब मेरे कहने का मतलब है फोटोन टकराया सैंपल मॉलिक्यूल से और उन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। एनर्जी का एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी फोटोन को दे भी सकता है और मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी फोटोन से ले भी सकता है। दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थी वो आपके स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है, यानी कि जिस एनर्जी का फोटोन मॉलिक्यूल से टकराता है उस, और जो स्कैटर्ड जो फोटोन है जो टकराने के बाद निकलता है फोटोन, उनकी एनर्जी में भी क्या होता है? वो सेम नहीं होती है, वो डिफरेंस होता है उनकी एनर्जी में। और इसी को हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्कैटरिंग, सॉरी, रमन स्कैटरिंग इसको कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि जैसे ही फोटोन जो है वो सैंपल मॉलिक्यूल से टकराता है तो दो तरह की कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। एनर्जी एक्सचेंज हो गया, इसका मतलब है इनइलास्टिक कोलिजन है, और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ, वो का वही रही फोटोन की एनर्जी, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन मतलब रेले स्कैटरिंग और इनइलास्टिक कोलिजन मतलब रमन स्कैटरिंग। बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, आपका न्यू जीरो लिखा है इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन मतलब जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं। तो कुछ किताबों में न्यू जीरो लिखा मिलेगा, कुछ किताबों में न्यू आई लिखा मिलेगा, और कुछ किताबों में न्यू EX भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। EX का मतलब है एक्साइटिंग फोटोन। एक्साइटिंग फोटोन का मतलब जो फोटोन मॉलिक्यूल के ऊपर गिर रहा है वो। इंसिडेंट का मतलब हो गया जो मॉलिक्यूल के ऊपर गिर रहा है, और न्यू जीरो हम लेके चल रहे हैं जो मॉलिक्यूल के ऊपर गिर रहा है। तो ये तीनों एक ही चीज है। किसी बुक में आपको न्यू जीरो मिलेगा, किस में आपको न्यू आई मिलेगा, किस में आपको न्यू EX मिलेगा। ठीक है, ओके। तो एक्साइटिंग फोटोन भी आपको मिल सकता है, एग्जाम में भी मिल सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एग्जाम में मिल सकता है, आपको न्यू EX मिलेगा। आप हैरान हो जाओगे न्यू EX क्या है, तो सर ने बताया नहीं था। तो ऐसा नहीं है भाई, न्यू EX, न्यू आई और न्यू O ये तीनों एक ही है। ठीक है, ये तीनों एक ही। इंसिडेंट फोटोन की बात चल रही है, एक्साइटिंग फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, ये दोनों एक ही टर्म है। ये तो आप लिख लो, इंसिडेंट फोटोन ही आपका एक्साइटिंग फोटोन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रमन स्कैटरिंग की। अब हमने देखो रमन स्कैटरिंग और रेले के बीच में तो डिफरेंस समझ ही लिया। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली रमन स्कैटरिंग की। रमन स्कैटरिंग मतलब रमन का जो रमन ने जो बताया वो क्या है बेसिकली। ओके, तो हम इतना तो समझ गए कि रमन ने ये कहा था कि भाई मॉलिक्यूल जब फोटोन जब मॉलिक्यूल से टकराएगा तो और स्कैटर होगा उसके बाद में, तो उसकी एनर्जी में
चेंज हो भी सकता है और मतलब चेंज होगा, वो आपकी रमन स्कैटरिंग है, ठीक है। अब चेंज क्या होगा, फोटोन की एनर्जी कम भी हो सकती है, यानी कि फोटोन ने कुछ अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ भी सकती है, यानी कि फोटोन ने मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी ले ली। मतलब आपस की बात है, वो आपस में क्या करेंगे, अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रमन स्कैटरिंग में भी दो पॉसिबिलिटी है, एनर्जी ट्रांसफर होगा फोटोन और किसके बीच में, आपके मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन तो होगी, है ना। अब एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर किसका किधर क्या होगा सब देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रमन स्कैटरिंग में मान लेते हैं कुछ एनर्जी आपकी फोटोन से मॉलिक्यूल में आ गई, फोटोन से मॉलिक्यूल में आ गई, जैसे फोटोन टकराया तो कुछ एनर्जी उसकी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई। तो एनर्जी मैं लिख रहा हूं आपका एनर्जी ट्रांसफर, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो गई ना रमन स्कैटरिंग में, एक तो फोटोन की एनर्जी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई, दूसरा मॉलिक्यूल की एनर्जी फोटोन में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर इसमें हुआ, एनर्जी ट्रांसफर किसमें हुआ, फ्रॉम फोटोन टू मॉलिक्यूल, ये लो, मतलब फोटोन से मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब ये हो जाएगा तो जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और आपकी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, बताओ भाई, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखो एनर्जी ट्रांसफर हो गया फोटोन से मॉलिक्यूल में, इसका मतलब अब फोटोन टकरा करके कुछ एनर्जी उसने मॉलिक्यूल को दे दी और फिर कम एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गया। तो कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो गया, इसका मतलब कम एनर्जी, इसका मतलब कम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आपका जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी, क्योंकि फोटोन ने अपनी एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल को दे दी। अब कम एनर्जी के साथ बेचारा रवाना हो रहा है आगे, स्कैटरिंग हो रही है कम एनर्जी के साथ में, तो स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर कम हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब इसी तरह से जो अगला इसकी जो ऑपोजिट कंडीशन है वो क्या है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू फोटोन, ये लो, मॉलिक्यूल टू फोटोन, मॉलिक्यूल टू फोटोन ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी फोटोन में आ गई, ठीक है भाई। रमन स्कैटरिंग में यही तो होता है कि भाई या तो मॉलिक्यूल की एनर्जी फोटोन में जाएगी या फोटोन की एनर्जी मॉलिक्यूल में आएगी, मतलब एनर्जी का कुछ एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल से फोटोन में आ गई, इसका मतलब अब जो स्कैटरिंग मॉलिक्यूल फोटोन टकराने के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन आगे जा रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है इंसिडेंट फोटोन से। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं न्यू जीरो और न्यू एस में क्या रिलेशन होगा, यहां पे आपका जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो गई फोटोन में, तो स्कैटर्ड फोटोन की जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आप इसको यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं कि भाई ये जो है, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये इधर से आया, आपका फोटोन इधर से आया, ठीक है, मॉलिक्यूल पे गिरा। अब यदि मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी दे दी इसको, तो जो स्कैटर्ड जो आपका फोटोन है उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी न्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी। मैं वही आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारी बात होगी रमन स्कैटरिंग, बहुत ही तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज जरा समझ लो, रमन स्कैटरिंग में जो रमन स्पेक्ट्रा होता है बेसिकली, तो उसमें ये वाली जो स्कैटरिंग होती है कौन सी, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर फोटोन से मॉलिक्यूल में हो गया, मतलब रमन स्कैटरिंग में भी दो तरह की पॉसिबिलिटी है ना। तो जब एनर्जी ट्रांसफर फोटोन से मॉलिक्यूल में हो गया, वापस सुन लो, फोटोन से मॉलिक्यूल में, ठीक है, तब जो लाइन्स अपीयर होती है रमन स्पेक्ट्रा में उनको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं उनको, हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लाइन, ये लो स्टोक्स लाइन, ये लो स्टोक लाइन। और इधर बोलते हैं जब एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल से फोटोन में होता है, फ्रॉम मॉलिक्यूल टू फोटोन, ठीक है, तब उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, ये लो एंटी स्टोक्स लाइन। मतलब वो जो लाइंस आती है इस तरह के फिनोमिना की वजह से, इन फ्रीक्वेंसी की जो लाइंस आती है उसको हम लोग एंटी स्टोक और स्टोक लाइन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अब एक चीज आपको मैं थोड़ा सा इसको, हाँ, स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक लाइन आपको समझ में आ गया, ओके। यानी कि चलो इसको आगे और देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज तो यहां पे कंफर्म हो गई कि आपकी जो आपकी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो ज्यादा होती है स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी से। ये स्टोक्स लाइन में होता है, ठीक है। एंटी स्टोक में क्या होगा,
एंटी स्टोक में आपकी जो इंसिडेंट जो फोटोन की एनर्जी है वो जो स्कैटर्ड फोटोन से कम होगी, क्योंकि स्कैटर्ड में जो है वो आपकी क्या होगी, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बढ़ गई है तो उसकी एनर्जी से कम एनर्जी होगी इंसिडेंट की, है ना, यानी कि वो स्कैटर्ड की ज्यादा होगी एंटी स्टोक में और स्कैटर्ड की इंसिडेंट से कम होगी स्टोक्स में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपकी ये जो आपका स्टोक्स लाइन की जो एनर्जी, जो आपके स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, वो आपका इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस में डेल्टा ई। या अब आप कहोगे ये क्या हुआ सर, ये ऐसे हुआ भाई, इसको ऐसे कहते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई ये आपका स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहां प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। ये आपका स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम है। इसका मतलब कितनी कम है, उसको हमने एक नाम दे दिया कि भी डेल्टा ई कम है, यानी कि डेल्टा ई एनर्जी वो है जो फोटोन से मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई, इसीलिए अब स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट से कम हो गई। वापस सुन लीजिए, डेल्टा ई एनर्जी वो है जो फोटोन से मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई, फोटोन से मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसका मतलब अब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस डेल्टा ई, ठीक है। इसी तरह से आप इधर लिख दो, आपका जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस डेल्टा ई, क्योंकि डेल्टा ई वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल से फोटोन में आ गई, तो अब जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू प्लस डेल्टा ई हो गई। इतनी बात आगे क्लियर हो गई। ओके, इसको हम आगे और लिख सकते हैं, आप न्यू एस का फॉर्मूला बनाओ इससे, तो क्या बनेगा, न्यू जीरो, है ना, माइनस आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच। आप ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये आ गया, ठीक है। इधर से आप इसके लिए एंटी स्टोक के लिए, एंटी स्टोक्स लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे लिख सकते हो, वो लिख सकते हो आप न्यू जीरो प्लस आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच। ये लो, ये आपकी पोजीशन आ गई, फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो एंटी स्टोक की और स्टोक्स लाइन की। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूं। ये जो फॉर्मूला है ये आपकी स्टोक्स लाइन की पोजीशन का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है वो आपकी एंटी स्टोक्स लाइन की पोजीशन का फॉर्मूला है। इसीलिए आप इनको इस तरह से भी लिख लेना, यहां पर मतलब आप ये एस न लिख करके मैं यहां पर एंटी स्टोक और स्टोक लिख दूं तो भी कोई बुरा नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एंटी स्टोक, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया एंटी स्टोक, या हाँ एंटी स्टोक, और ये मैंने लिख दिया स्टोक, ये लो, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन का फॉर्मूला है, एक भाई स्टोक्स की पोजीशन क्या होगी और एंटी स्टोक लाइंस की पोजीशन क्या होगी, उसका फॉर्मूला है वो। आप डेल्टा ई आपको दिया हुआ हो तो आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, बहुत तरीके से। इतनी बात हो गई। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं बेसिकली एंटी स्टोक और स्टोक लाइन आती कैसे है, कैसे उनकी अपीयरेंस होती है। तो मैं यहां पर आपके सामने एक स्पेक्ट्रा का एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं, उसमें जरा फटाफट से आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं आपके लिए बना रहा हूं रेले स्कैटरिंग। कौन सी स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये आपकी रेले स्कैटरिंग है, ये लो, ये आपकी रेले स्कैटरिंग है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं एंटी स्टोक स्टोक्स क्या होती है, कैसे आती है। और ये आपकी बेसिकली एक लाइन ये है, और रमन की जो आपकी है वो आपकी दूसरी लाइन ये है। बात आपको क्लियर कट सामने आ गई। ओके, अब आप अब देख लो इधर, इसमें इधर से इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि आपने अभी अभी देखा है कि एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट की और जो आपकी जो स्कैटर्ड लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है। इसका मतलब ये आपकी रेले स्कैटरिंग हो गई। कौन सी स्कैटरिंग हो गई, ये आपकी रेले स्कैटरिंग हो गई। रेले स्कैटरिंग,
ठीक है। इसी तरह से अब आप यहां देखोगे फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है ना, इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट से ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है ना, ठीक है। तो ये आपकी एंटी स्टोक्स लाइन हो गई, एंटी स्टोक लाइन हो गई, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट से कम है, यानी कि स्कैटर्ड लाइन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट से कम है, तो ये आपकी हो गई स्टोक्स लाइन। मेरा कहने का मतलब है रमन स्पेक्ट्रा में इस तरह से स्टोक्स और एंटी स्टोक्स और रेले स्कैटरिंग की लाइन अपीयर होती है। बात को समझो, उनकी इंटेंसिटी भी इसी तरह से होती है कि आपकी एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी हमेशा ही कम होती है, किससे? स्टोक्स लाइन से। बात को समझो, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब आप समझ गए जरा कि बीच में आपकी रेले स्कैटरिंग की पीक होती है और साइड में बीच में रेले स्कैटरिंग की लाइन होती है, और हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, उसके हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ एंटी स्टोक लाइन होती है, और उसके लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ आपकी स्टोक्स लाइन होती है। स्टोक्स लाइन वो होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है। स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब ये हो गया कि फोटोन ने कुछ एनर्जी अपनी मॉलिक्यूल को दे दी। और एंटी स्टोक लाइन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल ने अपनी कुछ एनर्जी फोटोन को दे दी। तो इस तरह से ये आपका क्या बोलते हैं डायग्राम था। हमेशा याद रखिए एंटी स्टोक्स लाइन हमेशा स्टोक्स लाइन से वीकर होती है। ये जो है ये हमेशा ही वीकर देन स्टोक्स। उसका रीजन जो है वो आगे आएगा। क्वांटम जो थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट आएगा ना, उसमें आएगा बेसिकली इसका रीजन। तो अब आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्कैटरिंग अपीयर होती है। अब मैं आपको बेसिकली ये सारी चीजें हमने यहां कर ली, कोई बात नहीं, ओके। हाँ ये डायग्राम भी हमने बना लिया, ओके। अब और क्या है, ये पेज खाली कैसे हुआ भाई? ओके कोई बात नहीं, ये पेज खाली है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइन के बारे में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला आप देख लीजिए एंटी स्टोक्स और आपकी जो क्या बोलते हैं स्टोक्स लाइन है, अपीयर सिमेट्रिकली अबाउट रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग से सिमेट्रिकली, मेरा कहने का मतलब ये है, सिमेट्रिकली का मतलब ये हो गया कि जितनी दूरी पर रेले स्कैटरिंग से जितनी दूरी पर आपकी ये एंटी स्टोक लाइन आती है, सेम उतनी ही दूरी पर आपकी एंटी स्टोक लाइन आती है। यानी कि जितनी दूरी पर स्टोक्स लाइन इधर आती है, उतनी दूरी पर एंटी स्टोक लाइन इधर आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन है, स्टोक्स लाइन और आपकी एंटी स्टोक्स लाइन है, ये बेसिकली आपके सिमेट्रिकली अपीयर होती है रेले स्कैटरिंग। यानी कि रेले स्कैटरिंग के दोनों तरफ सिमेट्रिकली होती है। ऐसे नहीं है कि एक पास में एक दूर है, नहीं, दोनों सेम डिस्टेंस पे होती है, सिमेट्रिकली अपीयर होती है एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइन। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अगला है स्टोक्स लाइन अपीयर एट लोअर फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ रेले स्कैटरिंग। ये बात सही है, रेले स्कैटरिंग के कम फ्रीक्वेंसी की साइड में, लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड में स्टोक्स लाइन आती है, और एंटी स्टोक्स लाइन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आती है। इस बात में कहीं कोई किंतु परंतु किसी को डाउट नहीं होगा। अगला ये है कि आपने देखा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो गया। फिर जो आपने देखा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो गया। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी? सबसे ज्यादा थी एंटी स्टोक्स लाइन की, उसके बाद में थी आपके रेले स्कैटरिंग की, ठीक है, रेले स्कैटरिंग की, और उसके सबसे कम फ्रीक्वेंसी थी स्टोक्स लाइन की। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हो गया, यही ऑर्डर आपके एनर्जी का है, यही ऑर्डर एनर्जी का हो जाएगा। वेवलेंथ ये सब आप ऑर्डर बना सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एनर्जी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, कोई ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब है ना फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी का ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या है, इंटेंसिटी का ऑर्डर है आपका, इंटेंसिटी का ऑर्डर, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? इंटेंसिटी आपकी रेले की सबसे ज्यादा है, रेले लाइंस की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर आपकी स्टोक्स की है, और एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी हमेशा ही स्टोक्स से कम होती है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना।
तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन ऑलवेज ग्रेटर देन एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होती है उससे हमेशा ही ज्यादा होती है स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लीजिए रमन लाइंस पर। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंटी स्टोक लाइन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। सुन लो अच्छी तरह से, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है? इसका जवाब मिलेगा क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसमें याद रखना। इसका जवाब मुझे देना है कि आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है। ठीक है, अगला और देख लो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और क्या क्या होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो रमन लाइंस है, रमन लाइंस होती है ना, रमन लाइंस यानी कि आपके स्टोक्स और एंटी स्टोक्स दोनों वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि इधर 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 चली जाती है, दोनों की दोनों ही। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है ना, पूरा लवाजमा ही लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी बोल दो चाहे हायर वेवलेंथ बोल दो, यानी कि आप रेड शिफ्ट, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। तो आप याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रमन लाइंस में रेड शिफ्टिंग होती है। रेड शिफ्टिंग मतलब हायर वेवलेंथ की तरफ यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्टिंग होती है। और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विड्थ ऑफ रमन लाइन इंक्रीजेज। विड्थ का मतलब है रमन लाइंस की जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, वो बढ़ जाती है। यदि पहले ऐसे थी तो फिर बाद में ऐसे हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। रमन लाइंस की इंटेंसिटी, बात आपको समझ में आ गई? तो ये टेम्परेचर वाले जो पॉइंट थे ना सारे ही, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स लाइन से हमेशा ज्यादा है। ये मैंने आपको एकदम स्पेक्ट्रा में किस तरह से लाइंस आती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। स्टोक्स किधर आती है, एंटी स्टोक्स किधर आती है, रेले स्कैटरिंग की लाइन कहां अपीयर होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अब बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रमन इफेक्ट। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट मैं आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, उसके बाद में क्वांटम वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो रमन इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा ही, है ना, ज्यादा मैं टाइम लगाऊंगा नहीं आपका इसमें। ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये लीजिए, और इसमें मैंने ये एक लाइन बनाई, ये लीजिए, ये मैंने एक लाइन बना दी। ये आपकी रेले स्कैटरिंग की लाइन है, ये लो भाई, ये मैंने लिख दिया रेले स्कैटरिंग आर। ठीक है, एक मैंने कम इंटेंसिटी की लाइन बनाई, ये मैंने लिख दिया एंटी स्टोक्स। ठीक है, एक मैंने हायर इंटेंसिटी की लाइन बनाई, ये मैंने लिखा है आपका स्टोक्स लाइन। इतनी बात क्लियर? ओके, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है, अच्छा फ्रीक्वेंसी इधर से इधर बढ़ रही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डिफरेंस है आपका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, दोनों तरफ की रमन लाइन का रेले स्कैटरिंग की लाइन से जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, जिसको हम लोग डेल्टा न्यू बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं रमन शिफ्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप रमन शिफ्ट। ये लो, ये आपका हो गया रमन शिफ्ट। आपको बात समझ में आ गई? यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है रमन लाइन और रेले लाइन के बीच में। सुन लो जरा, रमन लाइंस तो आपकी स्टोक्स और एंटी स्टोक्स हो गई, इनका रेले लाइन के बीच में, रेले लाइन के साथ में क्या डिफरेंस है ना, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है, वो आपका हो गया बेसिकली क्या, रमन शिफ्ट। ठीक है, अब रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, रमन शिफ्ट का फॉर्मूला है, कैसे इसको लिखते हैं वो जरा समझ लो। रमन शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आपका, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये लो यहां कर लेते हैं। रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो जरा देख लो आप फटाफट से। आपका डेल्टा न्यू, डेल्टा फ्रीक्वेंसी है ना, हम इसको लिख रहे हैं डेल्टा न्यू रमन, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। डेल्टा न्यू रमन इज इक्वल टू न्यू जीरो माइनस न्यू आर, लिख लो इसको। न्यू आर का मतलब रमन लाइंस। अब मैं यहाँ पर आर जो है ना वो आपका रमन लाइंस लिखूंगा बेसिकली। ठीक है, आपका क्या लिखूंगा मैं? रमन लाइंस लिखूंगा। रमन लाइंस लिख दूं या स्केटर्ड नहीं लिख सकता, क्योंकि स्केटर्ड में लिखूंगा तो आपकी वो रेले भी आ जाएगी, रेले शामिल हो जाएगी स्केटर्ड में, तो लेकिन मैं स्केटर्ड नहीं लिखूंगा। अब मुझे रमन लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि रमन शिफ्टिंग की बात हो रही है, अब यहाँ रेले की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ न्यू आर लिख रहा हूं फ्रेंड्स, वो रमन को इंडिकेट कर रहा हूं। ये रमन लाइन की फ्रीक्वेंसी है। रमन लाइन का मतलब या तो ये स्टोक्स है या ये एंटी स्टोक्स है। बात आपको समझ में आ गई? या तो स्टोक्स है या एंटी स्टोक्स है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? रमन शिफ्टिंग का। ओके, अब आप जानते हो
आप सभी जानते हो, क्या जानते हो वो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो रमन शिफ्टिंग है ना, ये वेव नंबर में दिखाते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी आईआर स्पेक्ट्रा में फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में दिखाते हैं, वैसे ही रमन शिफ्टिंग जो है ना वो भी वेव नंबर में दिखाते हैं। और वेव नंबर का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो होती है 1/λ। मतलब वेव नंबर किस में दिखाते हैं हम लोग? सेंटीमीटर इनवर्स में। और सेंटीमीटर इनवर्स में यदि वेव नंबर दिखाना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/λ, है ना। और ये आपकी सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब लैम्डा का इनवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स, है ना। रेसिप्रोकल, आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है वही आपका वेव नंबर होता है। सेंटीमीटर में आप लिख दो, सेंटीमीटर में आप सेंटीमीटर वो कर दिया मैंने, है ना, सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। सेंटीमीटर में आप लैम्डा लिख करके उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपका वेव नंबर आ गया। ये आप सब जानते हो। लेकिन जब आपको वेव नंबर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ही निकालना हो, ठीक है, लेकिन लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ हो, तब आप क्या करोगे? 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला है किसका? वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करने का। और हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जो रमन शिफ्ट है वो वेव नंबर में दिखाई जाती है। किसमें दिखाई जाती है? वेव नंबर में। तो अब यही जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो मैंने फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में दिया है। किसमें दिया है? फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में दिया है ना। क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है, वही डेफिनेशन है, वही हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बता रहे हैं। अब इसको मैं वेव नंबर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इस फॉर्मूले को, रमन शिफ्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसको वेव नंबर की टर्म में मैं ये वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज लेते हुए लिखूंगा। कैसे लिखूंगा जरा देख लो। मैंने लिखा डेल्टा न्यू बार रमन, ये लो, ये रमन शिफ्टिंग हो गई वेव नंबर में, इज इक्वल टू, मेरे को लिखना है न्यू बार। अब मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगा न्यू जीरो को मुझे न्यू बार जीरो में कन्वर्ट करना होगा। न्यू जीरो को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? न्यू बार जीरो में, ठीक है। तो मैं एक बार चलो वही दिखा देता हूं आपको। ये लो माइनस ये लो, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा आगे? अब इसका आप देख लो, न्यू जो जीरो है, न्यू जीरो को मैं किस तरह से दिखाऊंगा? सिंपल सी बात है, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट की है और ये आपकी रमन की है, यही बात हो गई ना। तो इसको मैं दिखाऊंगा आपका, अच्छा ये किस में है? हाँ, ये आपका हो गया, मेरे को यहां लिखना ही पड़ेगा, डेल्टा न्यू बार रमन, और ये मैं दिखाऊंगा सेंटीमीटर इनवर्स में, तभी ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला काम आएगा। अब मैं लिख सकता हूं न्यू बार जीरो है ना, उसको मैं लिख रहा हूं 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, माइनस 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा रमन और एंगस्ट्रॉम। ये लो, बात आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है जब आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो, किसकी? आपकी जो रमन लाइन की, कोई भी रमन लाइन, स्टोक्स हो चाहे एंटी स्टोक्स हो, रमन लाइन की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो, और आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो, तब सेंटीमीटर इनवर्स में रमन शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है। सेंटीमीटर इनवर्स में रमन शिफ्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये हमारी रमन शिफ्ट का कॉन्सेप्ट था। अब रमन शिफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो लेकर के आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रमन शिफ्ट की डेफिनेशन है। तो रमन शिफ्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट यानी कि जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं वो, है ना, यानी कि अब इंसिडेंट रेडिएशन और रेले फ्रीक्वेंसी तो एक ही हो गई ना। रेले फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट में तो कोई अंतर होता ही नहीं ना, न्यू जीरो इक्वल टू न्यू एस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट या फिर रेले फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रमन लाइंस, यानी कि रमन लाइंस का रेले फ्रीक्वेंसी के साथ में या इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है उनके बीच में, वो आपकी रमन शिफ्ट है, वो उसको रमन शिफ्ट बोलते हैं। नंबर 2 पॉइंट देख लो, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, कोई भी आप सब्सटेंस लोगे, रमन शिफ्ट कांस्टेंट होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो रमन शिफ्ट है वो कांस्टेंट होती है और कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि उससे उसको पहचान सकते हैं और वो कांस्टेंट होती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है क्या है? रमन शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है केवल सब्सटेंस की नेचर पे। रमन शिफ्ट कभी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि आप किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन सैंपल के ऊपर डाल रहे हो, इसका रमन शिफ्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन शिफ्ट बेसिकली उस कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करती है। यदि वो कंपाउंड है तो उसकी रमन शिफ्ट हमेशा वही रहेगी।
चाहे आप फ्रीक्वेंसी जो डाल रहे हो उसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर, वो बदलते रहो, लेकिन रमन शिफ्ट हमेशा वही आएगी। तो ध्यान रखना, रमन शिफ्ट जो है कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करती है ना, न कि उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि इंसिडेंट लाइट की है। ठीक है, अगला जो 3 नंबर है, रमन शिफ्ट को हम लोग वेव नंबर में दिखाते हैं। ये तो हमने बात कर ही ली अभी, ऊपर वेव नंबर में फॉर्मूला हमने निकाला है। ठीक है, अगला जो है वेव नंबर में दिखाते हैं। तो वेव नंबर में वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस के लिए रमन शिफ्ट की रेंज क्या है? 100 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स ये रेंज है, रमन शिफ्ट की रेंज है वाइब्रेशनल चेंजेस के लिए। तो हमने देखा है कि रमन में वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो वाइब्रेशनल के लिए है ये। ठीक है, रोटेशनल चेंजेस के लिए क्या है? तो रोटेशनल चेंजेस के लिए रमन शिफ्ट है वो स्मॉलर होती है, यानी कि थोड़ी कम होती है वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस के कंपैरिजन में। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपके सामने एक स्पेक्ट्रा दिखाने वाला हूं, बेसिकली जो रमन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा ये किस मॉलिक्यूल का है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। ये CCl4 का स्पेक्ट्रा है। रमन स्पेक्ट्रा किसका है? ये CCl4 का, ये लो CCl4 का रमन स्पेक्ट्रा है। अब आप इसमें ये जरा देख लो, CCl4 का ये रमन स्पेक्ट्रा है। एक बार मैं वापस देखता हूं, एक बार रुकना भाई। रमन स्पेक्ट्रा 4 CCl4, हाँ, ठीक है। कुल मिला के मैं आपके सामने एक सैंपल रमन स्पेक्ट्रा रख रहा हूं। मैं ये भी नहीं बता रहा कि ये किसका है ना, कोई हम पढ़ो, अपने को क्या है, अपने को समझना है एग्जांपल से। ओके, तो ये मैंने आपको एक सैंपल रमन स्पेक्ट्रा दिखा रहा हूं। इसमें आप देखो, ये आपकी रेले स्कैटरिंग की लाइंस है। ये जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, कम इंटेंसिटी की लाइन एंटी स्टोक्स है, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइन, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइन इधर, और यस, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी जो है इधर से इधर बढ़ रही है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो लाइंस है वो आपके एंटी स्टोक है, कम फ्रीक्वेंसी की लाइन है वो आपकी स्टोक्स लाइन है। स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी देखो इससे ज्यादा है, एंटी स्टोक वाली तो बिल्कुल छोटी छोटी है बेचारी। ठीक है, और ये थोड़ी थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी हमेशा ही एंटी स्टोक से कम होती है। इतनी बात, स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी एंटी स्टोक से ज्यादा होती है हमेशा ही। ठीक है, ये स्टोक्स लाइन है, इनकी इंटेंसिटी एंटी स्टोक से ज्यादा, एंटी स्टोक तो छोटी छोटी है ना, इसलिए। ओके, ये बात कर चुके हैं, बेसिकली बार बार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रमन शिफ्टिंग आप देख लो, रमन शिफ्टिंग है ना, रमन शिफ्टिंग देख लो, ये रमन शिफ्टिंग हुई है, ये यहां से लेके यहां तक। तो ये जो पहली रमन लाइन है, ये रमन लाइन है, इसके लिए 218 की रमन शिफ्टिंग हुई है। जो सेकंड रमन लाइन है उसके लिए 314 की रमन शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये रमन शिफ्टिंग है, और जितनी स्टोक्स लाइन की शिफ्टिंग होती है, एंटी स्टोक लाइन भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी पे अपीयर होती है। तो यदि ये +218 है तो ये -218 हो गई, ये +314 है तो ये -314 हो गई, ये स्टोक्स लाइन प्लस का 459 है तो ये माइनस का 459 पे एंटी स्टोक आ गई उसकी। मेरा कहने का मतलब है कि जो रमन शिफ्टिंग है वो रेले स्कैटरिंग से दोनों तरफ बराबर होती है। तो जितने वेव नंबर पे आपकी स्टोक्स लाइन आ रही है, जिस वेव नंबर पे, उसी वेव नंबर पे बेसिकली आपका एंटी स्टोक आती है, लेकिन उसकी वैल्यू को हम माइनस करके लिखते हैं। क्यों करके लिखते हैं माइनस? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ना, उसमें आप देखना, आप यदि एंटी स्टोक की वैल्यू यहां रखोगे, ये जो न्यू लैम्डा रमन है ना, लैम्डा रमन में आप एंटी स्टोक की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा? वो आपका माइनस में आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल मैंने आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करी है। एक रमन स्पेक्ट्रा मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से एंटी स्टोक्स आ रही है, किस तरह से स्टोक्स आ रही है। ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, तो ये पीडीएफ में रहेगा। तो आज के लिए तो इतना ही कर रहे हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट है वो अगले उसमें आएगा, है ना, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको स्कैटरिंग और रमन स्पेक्ट्रिंग वाला जो टॉपिक है आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।